Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing fine. This is me Behroz Ahmed Khan and I am with you with the lecture number 4 of Computer Science class 9th. Okay students, we have studied the output devices in the previous classes. The output devices that were means monitor and speakers and printer, plotter and some other things. So there was a question from a student that I should define briefly impact and non-impact printers, as I discussed it in the previous lecture, but she was not able to understand, or I think more than her different students were unable to understand maybe. So I'm going to explain this once again so that everyone should be clear. Basically it was not defined in detail in the book also, as it will be defined in the respective chapter, so I did not discuss it in detail, but now I am going to discuss it in detail as you have asked about it. So first of all I am going to start with the impact and non-impact printer. तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। बेटा देखें, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इस हिसाब से कि बेसिकली टेक्नोलॉजी पे है, मॉडर्नाइजिंग पर। पहले जो प्रिंटर हमारे पास थे उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो 3-4 तरह के प्रिंटर थे, ठीक है, 3-4 तरह के प्रिंटर थे और उनकी टेक्नोलॉजी जो थी वो पुरानी बेसिकली थी, ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, तो उनको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा गया है। और जो बाद में मॉडर्न प्रिंटर्स आने शुरू हुए तो उनकी एक अलग कैटेगरी बना के उनको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम दे दिया गया। बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं किसे? इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं कि जो जब प्रिंट करते थे पेपर के ऊपर तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करते थे पेपर पे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, और उस मार्कर से मैं बोर्ड के ऊपर कुछ लिखता हूँ तो मेरे मार्कर की एक शेप है। मेरे मार्कर की अगर निब जो है वो गोल है, यानी कि वो बिल्कुल जो है वो जैसे पेंसिल की निब होती है वैसी है, तो मैं जब लिखूँगा तो उससे क्या होगा, सबसे पहले एक डॉट बनेगा, मज़ीद मैं राइटिंग करूँगा तो एक जो है वो लाइन स्केच होगी और राइटिंग मैं लिख सकता हूँ। मेरे पास अगर इस तरह के सादे मार्कर की बजाय एक कट मार्कर होता है तो कट मार्कर से जब मैं एक बोर्ड के ऊपर एक टाइप करूँगा यानी एक निशान लगाऊंगा तो वो एक डॉट नहीं होगा बल्कि वो एक लाइन होगी कट मार्कर की, ठीक है। और मैं जब उससे लिखना शुरू करूँगा तो वो सिंगल लाइन की तरह नहीं बल्कि डबल लाइन, और वो जो है वो कट मार्कर की राइटिंग आप समझते हैं किस तरह की होती है, उसकी एक अलग शेप है। तो सादे मार्कर की और कट मार्कर की एक अलग शेप है, ठीक है। इसके अलावा और भी डिफरेंट तरह के जो है वो आपके पास मार्कर्स आते हैं। कोई ऐसा भी जो है वो मार्कर होता है जिसको जब आप लिखते हैं तो वो स्टार बनाता है। इस तरह से डिफरेंट डिज़ाइनिंग वाले आपके पास मार्कर्स मौजूद हैं या पेन मौजूद हैं। तो उसे जब आप कॉपी के ऊपर उससे लिखते हैं तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, डॉट बनाता है, लाइन बनाता है, ठीक है, स्टार बनाता है या कुछ और इस तरह से। अगर आप बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोकॉपी की, तो जब आप फ़ोटोकॉपी करते हैं तो फ़ोटोकॉपी करते हुए जो पेपर होता है, जो आपके पास जो जिस पेपर की आप कॉपी करवाते हैं उसको आप जो है वो स्कैन करते हैं और उसका जब प्रिंट होता है यानी कॉपी होती है वो निकलती है दूसरे पेपर पे, तो वो जो कॉपी होती है वो टेक्नोलॉजी जो है वो नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट इस तरह से है। इम्पैक्ट में ये होता है, इम्पैक्ट के अंदर आपके पास स्पेशली जो है वो कैरेक्टर्स स्केच होते हैं। कैरेक्टर जो है वो इम्पैक्ट होते हैं, प्रिंट होते हैं, स्केच होते हैं, यानी कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है पेन के जैसी कि ए बन रहा है, अल्फ़ाबेट्स बन रहे हैं, डॉट बन रहा है, अल्फ़ाबेट्स बारी बारी करके अल्फ़ाबेट्स की मदद से एक पूरी लाइन बनती है और उससे पूरे पेपर पे एक प्रिंट होता है। ये नॉन इम्पैक्ट की टेक्नोलॉजी है। जबकि इम्पैक्ट की टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि इम्पैक्ट जो है इम्पैक्ट की टेक्नोलॉजी तो वही वाली है, करेक्टर वाली। नॉन इम्पैक्ट की टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि नॉन इम्पैक्ट एक करेक्टर प्रिंट नहीं करते बल्कि वो पूरा का पूरा प्रिंट एक साथ करते हैं। उसके अंदर वो कोई अल्फ़ाबेट नहीं बनाते, वो पूरा का पूरा पेपर एक साथ बनाते हैं। जैसे आप एक्सरे करवाते हैं ना, तो एक्सरे के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका जो है वो मतलब अगर हड्डी का एक्सरे है या किसी भी चीज़ का एक्सरे आप करवाते हैं तो वो एक्सरे की जो इमेज होती है वो एक इमेज की सूरत में, वो कोई करैक्टर की सूरत में नहीं होती कि डॉट्स बने, डॉट से जो है वो लाइन बनी, लाइन से एक डायग्राम, जैसे बचपन में आप बनाते थे किसी कहानी वगैरह की बुक में या स्कूल की किताब में किसी
कोर्स की बुक में डॉट्स की मदद से आप डॉट्स मिलाएं तो वो एक एलिफेंट बन गया या एक जो है वो फ़िश बन गई। ये डॉट्स वाला जो चक्कर है ना, ये इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। यानी कि डॉट्स की मदद से या लाइन की मदद से या किसी इस तरह से एक कोई शेप बनना, एक प्रिंट बन गया, एक पूरा पेपर टाइप हो गया। जबकि नॉन इम्पैक्ट के अंदर ये होता है कि नॉन इम्पैक्ट में ये डॉट्स वाला चक्कर नहीं होता, उसमें डायरेक्टली क्या होता है, पूरी की पूरी इमेज प्रिंट होती है। अब वो इमेज जो है वो एक लेटर भी हो सकता है, यानी जिसके ऊपर जो है वो कुछ टाइप हुआ है, यानी पूरा का पूरा पेपर है जिसके ऊपर एक एस्से टाइप हुआ हुआ है। उस एस्से को जब आप प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट जो है वो कैरेक्टर की सूरत में नहीं होगा, बल्कि पूरी इमेज की सूरत में जो है वो हो जाएगा। इम्पैक्ट में क्या होता है, इम्पैक्ट में ये होता है कि कैरेक्टर स्ट्राइकिंग अ मैकेनिज्म सच एज प्रिंट हैमर और व्हील। एक मैकेनिज्म होता है कि जिसमें कोई हैमर का मतलब यहाँ पे बेसिकली हैमर का मतलब हथौड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे इसका यही मतलब समझें आप कि अगर आप ओल्ड टाइपराइटर की बात करें, अगर किसी ने ओल्ड टाइपराइटर देखा है तो उसकी टेक्नोलॉजी आप देखिएगा, और आप मज़ीद वीडियो भी देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर इम्पैक्ट प्रिंटर की, जिसके अंदर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे ठीक तरीके से कि जब आप प्रिंट करते हैं तो वो क्या करता है, वो जो मैकेनिज़्म होता है, हैमर जो होता है, वो पेपर से जाके टकराता है। उस हैमर के ऊपर कोई कैरेक्टर बना हुआ होता है, जैसे ABC या कोई डॉट बना होता है या कोई लाइन बनी होती है। जब वो पेपर से टकराता है तो इस तरह से टकराता है कि अल्फ़ाबेट्स बनाता है, पूरी लाइन टाइप होती है, उसके बाद पूरा पेपर टाइप होता है। इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और इसके अंदर जो है वो आवाज़ भी आती है, ज़ाहिर है वॉइस भी होती है। जैसे डॉट मैट्रिक्स है, उसके अंदर बाकायदा आवाज़ होती है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे इस चीज़ को, प्रैक्टिकल में आपकी डॉट मैट्रिक्स यूज़ होगा। इसके अंदर इंक रिबन होती है, इंक रिबन मतलब रिबन होती है जो इंक फिल्ड होती है। जब वो कैरेक्टर जाके रिबन से टकराता है और रिबन जाके पेपर से टकराती है तो वो इंक जो है पेपर के ऊपर जाके छप जाती है और उससे कैरेक्टर प्रिंट होता है। नॉन इम्पैक्ट में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप जो है वो इंक यूज़ करते हैं, इंक की बॉटल्स होती हैं, ठीक है। वो क्या करता है, या तो इंक का स्प्रे होता है या फिर क्या होता है कि पेपर को हीट किया जाता है और डायरेक्टली जो है वो एक इमेज जाके पूरी पेपर के ऊपर छप जाती है, बजाय कि फ़िज़िकल कांटेक्ट के कि कोई कैरेक्टर जाके पेपर के ऊपर छप रहा है। इस तरह से कुछ नहीं होता, ठीक है। ये एक आपके पास पूरा फ़्लो दिया हुआ है प्रिंटर का, जिसमें इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट मौजूद हैं। इम्पैक्ट के अंदर डेज़ी व्हील और डॉट मैट्रिक्स आ रहे हैं, मज़ीद इसमें लाइन प्रिंटर भी होता है, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट के अंदर इंकजेट और थर्मल और लेज़र आ रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट के अंदर डेज़ी व्हील आ रहा है। डेज़ी व्हील में क्या होता है, एक व्हील होता है, वो व्हील घूमता है और व्हील घूमने से क्या होता है, कैरेक्टर्स जाके पेपर से टकराते हैं और उससे क्या होता है, कैरेक्टर्स पेपर पे छपते जाते हैं और इससे क्या होता है, आपका पेपर प्रिंट होता जाता है। और डॉट मैट्रिक्स के अंदर डॉट बनते हैं। जब आप प्रिंट करते हैं तो उसके ऊपर जो डॉट मैट्रिक्स के अंदर इस तरह से एक हेड होता है, वो जब पेपर से जाके टकराता है तो एक डॉट प्रिंट करता है और वो डॉट्स की मदद से एक अल्फ़ाबेट बनाता है जैसे A, और इसी तरह डिफरेंट अल्फ़ाबेट से एक पूरा पैराग्राफ और पेपर प्रिंट होता है। इंकजेट में इंक का स्प्रे किया जाता है, इंक स्प्रे होती है पेपर पे इस तरह से कि पेपर पे प्रिंट हो जाता है। थर्मल के अंदर क्या होता है, पेपर को हीट किया जाता है, ठीक है। पेपर को हीट किया जाता है, पेपर को हीट करके जो है वो आप क्या करते हैं, पेपर के ऊपर लेज़र जो है सबसे जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी पेपर को जो है वो स्कैन करके वो पिक्चर पेपर के ऊपर स्कैन कह रहा हूँ, मतलब वो तो फोटोकॉपी मशीन में स्कैनर प्रिंटर दोनों साथ आ रहे हैं अब, ठीक है, लेज़र वाले में। बहरहाल जो भी पेपर आपके पास मौजूद है स्क्रीन पे, उसे लेज़र टेक्नोलॉजी के जरिए पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाता है। इसके अंदर पाउडर वाली इंक यूज़ होती है, ठीक है। आई होप कि अब आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, सही। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स ये चैप्टर हमारा है। अब हम बात करेंगे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था। तो आउटपुट डिवाइसेस दो कैटेगरीज़ में थी। पहले हमने पढ़ा स्पीकर्स, ठीक है, मॉनिटर, हेडफोन्स वगैरह डिफरेंट इस तरह से चीज़ें। उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंटर, प्लॉटर। तो इसमें से कुछ डिवाइसेस हार्ड कॉपी है, कुछ डिवाइसेस सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? हार्ड कॉपी वो होती है जो कि पेपर के ऊपर प्रिंट होती है। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो कि पेपर पे नहीं बल्कि आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होती है, ठीक है, यानी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आती है, ऑन पेपर नहीं होती। तो इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे हम, इनमें क्या फ़र्क है, ठीक। तो सबसे पहले ये है कि आउटपुट जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है हार्ड कॉपी का, जबकि सॉफ्ट कॉपी का
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, यानी कि या तो जो है वो आवाज़ में होगा या फिर स्क्रीन पे होगा। परमानेंट होता है हार्ड कॉपी, और सॉफ्ट कॉपी टेम्प्रेरी होता है। यानी हार्ड कॉपी का जो प्रिंट है वो आपने अगर प्रिंट कर लिया तो वो पेपर के ऊपर चेंज नहीं हो सकता, जबकि सॉफ्ट कॉपी वाला प्रिंट अगर आपकी स्क्रीन पर है मॉनिटर की तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, परमानेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रोडक्शन एक्सपेंसिव है, यानी सॉफ्ट कॉपी तो आपके सामने स्क्रीन पर आ गई, इसमें कोई ख़र्चा नहीं हुआ, लेकिन हार्ड कॉपी में आपको पेपर चाहिए, प्रिंटर भी चाहिए, प्रिंट करने में ज़ाहिर है इंक भी यूज़ होगी, एक्सपेंसिव है। हार्ड कॉपी के लिए जगह चाहिए। अगर आप एक पेपर प्रिंट करते हो और ऐसे 1000 पेपर प्रिंट करते हैं तो आपको उसको रखने के लिए जगह चाहिए, जबकि सॉफ्ट कॉपी जो है वो उसको जगह नहीं चाहिए, फ़िज़िकल नहीं है। एडिटिंग डिफ़िकल्ट है हार्ड कॉपी में। अगर आपने एक बार प्रिंट कर लिया तो उस पर एडिटिंग करना डिफ़िकल्ट क्या मुमकिन ही नहीं है। उसको फिर आप स्कैन करो, स्कैन करने के बाद भी तकरीबन आप समझें कि ये साफ़ सुथरा काम नहीं है। सॉफ्ट कॉपी पे एडिटिंग बहुत आसान है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है हार्ड कॉपी में। यानी आपने हार्ड कॉपी में अगर पेपर पर प्रिंट कर लिया है तो पेपर वाले प्रिंट को इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है, आप उसको बगैर इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में अगर आपके पास मौजूद है तो उसको इस इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। अगर आपको मोबाइल पे भी देखना है तो उसके लिए आपको चार्जिंग नीडेड है, ठीक है। प्रोड्यूस बाय हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर प्लॉटर। हार्ड कॉपी प्रिंटर प्लॉटर से प्रोड्यूस होती है, और ये जो होती है सॉफ्ट कॉपी वो मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर वगैरह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये भी होप अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी की हम इन डिटेल बात कर लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वो स्टोरेज डिवाइस होती हैं जिन पे आपका डेटा जो है वो प्राइमरीली, यानी कि प्राइमरीली का मतलब है कि स्टार्टिंग में, बुनियादी तौर पे स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट जहाँ पे डेटा क्या होता है सेव होता है, जो कि वेरी फर्स्ट डेटा का सेविंग पॉइंट है, डेटा का जो है वो यानी आप समझें एक्सेसिंग पॉइंट है, जहाँ पे सबसे पहले डेटा अराइव करता है फिर आगे की तरफ ट्रैवल करता है, ठीक है। यानी जैसे ही आप एक सीडी लगाते हैं कंप्यूटर में तो वो सीडी जैसे ही चलती है तो आपके पास डिस्प्ले आता है कि सीडी चलनी शुरू हो गई है, और आपके पास कंप्यूटर के अंदर सीडी का एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। उसको आप ओपन करते हैं, सीडी को ओपन करते हैं, आप उसको ऑटो प्ले करते हैं, वो चलनी शुरू हो जाती है। ये सारा काम जो है ना ये प्राइमरी स्टोरेज का है। प्राइमरी के बाद अब अगर आप उस सीडी से कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ सेव करना चाहते हैं, उस सीडी के अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं, या कोई भी आप सीडी के साथ ऑपरेशन करना चाहते हैं, ये बाद का ऑपरेशन है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज इन्वॉल्व हो जाएगी। तो प्राइमरी स्टोरेज जो है वो फर्स्ट है जहाँ पे डेटा अराइव करता है सबसे पहले, ठीक। सबसे इसमें आती हैं दो चीज़ें, रोम एंड रैम। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी एंड रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम क्या होती है? रोम आपके पास है रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट होती है और ये बहुत ही स्मॉल कैपेसिटीज़ की होती है, और इसके अंदर जो है वो कंप्यूटर की सेटिंग जो है वो कंप्यूटर की जो वार्म अप होती है, कंप्यूटर की जो आप जिसे कहते हैं कि जो बेसिकली कंप्यूटर का स्टार्टअप होता है, बूटिंग अप का प्रोसेस होता है, जिसे हम फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर प्रोग्राम्स जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर सेव होते हैं, ठीक है। रोम जो है बेसिकली उसके अंदर कंप्यूटर के, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उसके अंदर जो है वो इनपुट आउटपुट चेकअप होता है, इसके अलावा रूटीन स्कैन लिस्ट होती है, और इसके अलावा और मज़ीद जो स्टार्टअप के ऑपरेशंस होते हैं उसके बाद कंप्यूटर आपके सामने विंडोज़ का डिस्प्ले शो करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसकी एक तरतीब है। ये जो प्रोसेस है बूटिंग अप का, स्टार्टिंग अप का, इसे हम कहते हैं फर्मवेयर। ये फर्मवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कि रोम के ऊपर सेव हैं। रोम परमानेंट है, रोम जो है वो कभी खाली नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, ठीक है। यानी इसके प्रोग्राम्स कभी लॉस्ट नहीं होते, हमेशा के लिए सेफ हैं, ये चलते रहते हैं। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, रोम अगर ख़राब होती है तो आपको फिर रोम चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज़ इसके कंटेंट लॉस नहीं होते, सही। ऐसा नहीं होता कि आपने बंद किया, रिमूव हो गए, ओपन किया, फिर दोबारा नए कंटेंट्स आ गए। ये परमानेंट इन कैरेक्टरिस्टिक्स है। जबकि रैम जो है वो टेम्पररी है। रैम के अंदर जो भी प्रोग्राम आप रन करते हैं वो जब तक चल रहा है उस वक्त तक मौजूद है, जैसे ही वो बंद करेंगे आप तो वो रैम अपने कंटेंट को लॉस कर देगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल मोबाइल की रैम है। मोबाइल तो आप सब यूज़ करते हैं। जब तक कि आप मोबाइल के अंदर एक गेम खेल रहे हैं, वो गेम जो है वो आपकी रैम को ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी आपकी रैम को उसने घेरा हुआ है। जब आप वो गेम बंद करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके रैम से उसके कंटेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। आप जब दोबारा गेम चलाते हैं तो क्या होता है कि वो गेम जो है
यानी आपने अगर एक मरतबा अगर बीच में एक लेवल था और आपने उसे बंद कर दिया तो वो गेम अगेन दोबारा जो है वो स्टार्ट से स्टार्ट होगा। अब जो हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन गेम है उसमें ये होता है कि वो वहीं से स्टार्ट होते हैं। उसमें असल में इस तरह से होता है कि वो एप्लीकेशन बिल्ट इन अपने अंदर जो कैक डेटा होता है उसको सेव रखती है, मोबाइल की मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी को घेर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके कंटेंट सेव होने की वजह से वो वहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन आप अगर पहले या कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो कोई किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, आप कोई पेपर टाइप कर रहे हैं और आपने उसे सेव नहीं किया और आपने कंप्यूटर बंद कर दिया या किसी वजह से कंप्यूटर बंद हो गया, आप जब उसे दोबारा ओपन करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट नहीं होगा, वो पेपर खाली होगा, ज़ीरो होगा, आपको वंस अगेन उस पर वर्क शुरू करना पड़ेगा। तो ये रैम की वजह से है, क्योंकि रैम अपना डेटा जो है वो सेव नहीं रखती। जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर ऑफ़ किया आप रैम का डेटा लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो रैम और रोम हमारे पास ये दो मेमोरीज़ हो गई। देन हम बढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो रैम प्राइमरी के बाद आती है, जैसे सेकेंडरी क्लासेस प्राइमरी के बाद आती हैं, ठीक है। तो पहले प्राइमरी ज़रूरी है, आपको सबसे पहले कंप्यूटर ओपन करने के लिए रोम की ज़रूरत है, ठीक है। रोम होगी तो आप जो है वो कंप्यूटर को रन कर सकते हैं। उसके बाद रोम के बाद आपको जो है वो सीडी आपने प्ले की तो सीडी प्ले करने के लिए रैम की ज़रूरत है, रैम उसको एक्सेस करेगी, प्ले करेगी। उसके बाद आप जो है वो उसको सेकेंडरी स्टोरेज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या आप अगर कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं इस वक्त या आप कोई गेमिंग कर रहे हैं तो फ़ौरन उसका डेटा जो है वो रैम के अंदर कॉपी होता है और रैम उसको रन करती है, ऑपरेट करती है। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो कंटेंट को सेव करती है बस, यानी उसके अंदर हमेशा के लिए कंटेंट सेव होते हैं। इसके अंदर यूएसबी है, हार्ड डिस्क है और इसके अलावा मेमोरी कार्ड है, डीवीडी है, सीडी है। ये सब जो डिवाइसेस हैं ये लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं, कि जिसके अंदर आप डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं हमेशा के लिए। जो डेटा आपने यहाँ स्टोर किया वो कभी लॉस नहीं होता, वो कभी लॉस नहीं होता, वो हमेशा के लिए इस पर सेव रहता है, वो परमानेंट इन नेचर है, ठीक है। यानी आपने जो है वो एक यूएसबी लगाई और उसके अंदर आपने कोई वीडियो ऑडियो या कोई भी चीज़ आपने उस पर सेव की तो अब वो उसके ऊपर परमानेंट इन कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमेशा के लिए सेव हो गई, वो लॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मज़ीद इसकी इन डिटेल जो है वो हमें अगर नीडेड होगी तो हम जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल अभी हमारे पास जो है वो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं। इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे स्टडी करेंगे और आगे मैं आपको असाइनमेंट भी दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, ठीक है। अभी के लिए यहाँ तक जो है वो आप अपना लेक्चर अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।